इशू ऑफ शेयर्स का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। पहले अपने लिखते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मीनिंग लिख लेते हैं जो कि तुम लोग को पूछ सकता है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, created by law. A company is an artificial person created by law, having separate legal entity with a perpetual succession, with a perpetual succession, having perpetual succession and a common seal, and a common seal. अभी अपने कंपनी का डेफिनेशन लिखे। देखो क्या लिखा हुआ है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये नेचुरल, अपने जैसे नेचुरल रियल पर्सन है वैसे वो नहीं होता है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसको कौन क्रिएट करता है? लॉ क्रिएट करता है। अगर मेरे को कंपनी खोलना है तो मेरे को कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और उसके अंदर जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस वगैरह जो भी दिया हुआ है वो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। हम उसको वायलेट नहीं कर सकते, हम उसको ब्रीच नहीं कर सकते। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कंपनी होता है और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। जो पैसा लगाते हैं वही उसके ओनर्स होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पैसा कौन लगाता है? सोल प्रोप्राइटर, वो जो एक सिंगल ओनर होता है वो पैसा लगाता है ना? तो वही ओनर हो गया उसका। पार्टनरशिप फर्म भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका ओनरशिप किसके पास है? पार्टनर्स लोग के पास है, बिकॉज वही लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं। वैसे ही कंपनी भी एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। वही लोग क्या करते हैं? उस कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं। तो ओनरशिप किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास होता है, या फिर उनको मेंबर्स भी बोला जाता है, राइट? तो वही लिखा हुआ है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो अलग है। अगर कोई कंपनी लोन ले रखा है और अगर वो नहीं चुका पा रहा है और हम उस कंपनी के शेयर होल्डर है, तो कंपनी मेरे पास नहीं आ सकता कि भाई हम अपना लोन नहीं चुका पा रहे तो काइंडली आप मेरे बिहाफ में मेरा लोन चुका दीजिए। नहीं, हम लोग क्या है? अलग है, कंपनी अलग है और शेयर होल्डर्स अलग है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? मेंबर्स विल कम, मेंबर्स विल गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। मतलब आज देखो रिलायंस, कोई भी कंपनी मान लो, बहुत कंपनीज का क्या होता है? लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स होता है, राइट? कोई भी एक शेयर होल्डर मर गया या बैंकरप्ट हो गया या पागल हो गया, उससे कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज कोई एक एक्स शेयर होल्डर है, वो अगर मर गया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा? क्या कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी अपना चलता रहेगा, है ना? तो वही है विद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी अपना चलता रहेगा, चलता रहेगा। कंपनी के लॉ। समझ में आया? ठीक है। फिर क्या लिखा है? एंड अ कॉमन सील। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? आयुष, तुम कॉमन सील से क्या समझते हैं? आदर्श, बहुत इजी है। सिग्नेचर होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर जो होता है ना, उसका स्टैम्प जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अफेक्स किया जाता है, वही चीज है। समझ में आया? आज अगर कंपनी कोई दूसरे कंपनी के से हम किसी भी डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच क्या एक सिग्नेचर साइन होगा। तो कंपनी क्या है? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर उस पर लगता है जिसमें उसका नाम इनग्रेव्ड वगैरह रहेगा, राइट? तो वही उसका कॉमन सील हो गया। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का वो सिग्नेचर नहीं है, दैट मीन्स उस कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। समझ में आया? तो कॉमन सील मतलब क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर। तो यहाँ पे कीवर्ड्स अपना क्या क्या है हम तुम लोग को बता देते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को कौन क्रिएट किया है? कंपनी को लॉ क्रिएट किया है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग है, ठीक है? विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब हम क्या बोले? मेंबर्स आता रहेगा, मेंबर्स जाता रहेगा, लेकिन उससे कंपनी के लाइफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा।
और कॉमन सील मतलब क्या होता है, कंपनी का ऑफिशियल स्टैंप या फिर ऑफिशियल सिग्नेचर, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या किया जाता है, अफिक्स किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, अब एक बार बोलो मेरे साथ। अच्छा, ये डेफिनेशन कौन दिया है, तुम लोग इसका नाम लिख लो, प्रोफेसर हैनी। फोन साइलेंट करो पारस। प्रोफेसर हैनी क्या किया है, ये डेफिनेशन दिया है। तो तुम लोग को मान लो ये डेफिनेशन पूछ लेगा किसका है, अगर वो एमसीक्यू का लेवल टफ बनाने का कोशिश करे, लेकिन जनरली करता नहीं है, बट स्टिल तुम लोग की बुक में दिया हुआ है तो हम तुम लोग को यहाँ पे बता दी। ठीक है, चलो अब मेरे साथ बोलो एक बार। अपने को देखो, अपने एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, और माथा में ये मत रखो कि शेयर्स वाला चैप्टर डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी चैप्टर है। कोई एक पार्ट होता है देखो जो ट्रिकी होता है, ऑफकोर्स तुम लोग क्लास 12 में कोई एक पार्ट जो ट्रिकी होगा, सभी तुम लोग को इजी नहीं देगा, बट ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इजी है, बिकॉज इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज है, और अपने को बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, वो अपने को बनाना पड़ता है, और हर सम में एक ही जैसा है, कुछ ये नहीं कि इस सम में अलग होगा वो सम में अलग होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से चलो, हो जाएगा जल्दी जल्दी। बोलो मेरे साथ। A company is an artificial person created by whom? Created by law, having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. तो नम्रता, common seal मतलब क्या हुआ? सिग्नेचर। वेरी गुड। चलो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। आदर्श पूछना है कुछ? नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, company is an artificial person. Company is an artificial person created by law. Created by law. That is under the present Companies Act. Under the present Companies Act 2013 or previous Companies Act or previous Companies Act. एक एक अपने लिखते रहेंगे और एक एक अपने समझते रहेंगे। तो पहला बात तुम लोग मेरे को बताओ, इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एकदम, रजिस्ट्रेशन। देखो, हम तुम लोग को बोले थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप का तो बात छोड़ो, पार्टनरशिप को भी क्या, पार्टनरशिप फर्म को भी क्या, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। इन लोग का मन करेगा तो उन लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, नहीं तो इन लोग नहीं करवाएगा, लेकिन कंपनी के केस में इन लोग को ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आज अगर अपने कंपनी खोलेंगे तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, समझ में आया? ये मैंडेट वाला चीज है, मैंडेटरी है ये। तो वही लिखा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि उसको कौन क्रिएट करता है? लॉ क्रिएट करता है। और क्या लिखा हुआ है? अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी तो कौन सा एक्ट चल रहा है? 2013 चल रहा है। तो हम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना? तो अभी मेरे को कंपनी माना जाएगा, मेरा कंपनी को कंपनी बोलेंगे। अगर मान लो उसकी कंपनीज एक्ट 2013 के पहले अगर हम कंपनी खोलते, तो क्या जो पहले वाला एक्ट था अपना, अगर उसके अंदर भी मेरा वो करवाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो भी, और अगर आज हम एग्जिस्टिंग अभी हम चल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये नहीं बोला जाएगा कि भाई तुम कंपनी नहीं हो, बिकॉज तुम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो। हम पहले कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना, तो मेरे को भी कंपनी ही बोला जाएगा, चाहे हम प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, चाहे हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो मेरे को कंपनी माना जाएगा। ठीक है, अभी हम कंपनी खोले लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, तो क्या मेरे को कंपनी बोलेंगे? कंपनी नहीं बोलेंगे। अगर अपने प्रीवियस कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस को फॉलो करते हुए भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो भी अपनी कंपनी ही माने जाएंगे, राइट? बिकॉज ऑफकोर्स 2013 के पहले भी जो आदमी लोग कंपनी खोला है, उन लोगों को भी तो कंपनी बोलेंगे ना, उसको थोड़ी ना अपने खत्म कर देंगे कि नहीं भाई अब तुम कंपनी नहीं रहा, तुम अब वापस से अपना फ्रेश स्टार्ट करो, स्क्रैच से स्टार्ट करो, ये तो चीज पॉसिबल नहीं है, तो वही लिख रहे हैं। तो इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब सिंपल सिंपल क्या है? रजिस्ट्रेशन, अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें क्या बोल रहे हैं? कंपनी हैज
company has separate legal entity. Company has separate legal entity from its owners या फिर shareholders. From its owners या फिर shareholders. तो अपने को पता है सेपरेट लीगल, सेपरेट नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि कंपनी अलग है. कंपनी किससे अलग है? अपने शेयर होल्डर्स से. शेयर होल्डर्स कौन हो गया? ओनर्स हो गया, या फिर इन लोगों को मेंबर्स भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? मेंबर्स. कंपनी में जो भी पैसा लगा रहा है वो क्या हो गया? उसका ओनर हो गया, राइट. तो भाई ओनर बोलो, शेयर होल्डर बोलो या मेंबर बोलो, बात एक ही है. कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे. नंबर 3, आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल person. In the eyes of law, in the eyes of law, company can enter into contracts. Company can enter into contracts, conduct business, sue or be sued, for its debts, and actions. तो इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को आर्टिफिशियल पर्सन में, कि लॉ के नजर में कंपनी क्या है? एक आदमी के जैसे ही है. वो जैसे अपने लोग, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या, एक आदमी, इंडिविजुअल के जैसे ही है लॉ के नजर में. तो क्या बोल रहा है? कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. वो किसी के संग भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर सकता है. कंडक्ट बिजनेस, अपना बिजनेस अपने हिसाब से चला सकता है. स्यू और बी स्यूड मतलब वो किसी पे केस कर सकता है, कोई उस पे केस कर सकता है. क्यों? फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शंस. आज अगर वो किसी को उधार दे रखा है और अगर सामने वाला उसका उधारी उसको चुका नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? एक्शन लेगा, उसके ऊपर केस कर देगा. अगर वो गलती कर रहा है तो सामने वाला भी क्या है? उसके ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है, राइट. तो वही सब चीज है. तो कंपनी भी क्या, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो एक, तुम लोग एक रियल पर्सन जैसे इमेजिन करो कि वो भी एक रियल पर्सन ही है ना. बस कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो, एक होता है ओनरशिप और एक होता है मैनेजमेंट. तुम लोग को हम इसी पॉइंट में लिखवा देंगे अभी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट रहेगा. एक होता है ओनरशिप और एक होता है मैनेजमेंट. ओनरशिप किसके पास होता है? ओनरशिप मतलब जो पैसा लगा रहा है, और मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी को मैनेज कर रहा है. ओनरशिप होता है शेयर होल्डर्स लोग के पास और मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. समझ में आया? ये दो डिफरेंट टर्म है. चलो, नंबर 4, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. आयुष पूछना है कुछ? ठीक है. लाइफ ऑफ कंपनी is not affected. Life of company is not affected by death, lunacy, bankruptcy, of its members या फिर शेयर होल्डर्स. It can be ended only by winding up through the process of law. ठीक है. तो क्या लिखा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस में? देखो, परपेचुअल सक्सेशन बोलो चाहे परपेचुअल एग्जिस्टेंस बोलो, बात एक ही है. लाइफ ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी मतलब पागल हो जाना. डेथ मतलब अपने को पता है, ल्यूनेसी मतलब पागल हो जाना, और बैंक्रप्सी मतलब
इंसॉल्वेंट हो गया वो, अब उसका फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है ऐसा कि वो अपना उधार वगैरह चुका सके, तो अगर मेंबर्स या शेयर होल्डर्स का डेथ हो जाते हैं, वो लोग पागल हो जाते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उससे कंपनी के लाइफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा, कंपनी अपना चलता रहेगा। इट कैन बी एंडेड, कंपनी बंद कब होगा, कंपनी खत्म कब होता है, ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर लॉ उसको खत्म करेगा, देखो कौन उसको क्रिएट करता है, लॉ ही उसको क्रिएट करता है और लॉ ही उसको खत्म कर सकता है। किसी मेंबर के खत्म हो जाने से कंपनी खत्म नहीं होता है। समझ में आया? नंबर 5, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, liability of its members is limited to the value of shares, to the value of shares subscribed by them or amount guaranteed at the time of winding up, at the time of winding up। देखो क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग को पता है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स अलग है। तो यहाँ पे मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। क्या रहेगा, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा। कहाँ तक लिमिटेड रहेगा, टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम, है ना। आज मान लो हम एक शेयर खरीदे, एक शेयर हम 100 रुपए का खरीदे हैं, राइट, लेकिन अभी तक मेरा पेड पोर्शन कितना है, आई हैव पेड 70 रुपीज टिल नाउ, मेरा रिमेनिंग अनपेड पोर्शन कितना है 30, तो मेरा लाइबिलिटी कहाँ तक रहेगा, 30 रुपया तक ही रहेगा, अनपेड पोर्शन तक ही रहेगा। हम 100 रुपए का शेयर खरीदे हैं, राइट, 70 रुपया अभी तक चुका चुके हैं, मेरे को और कितना रुपया देना है, 30 रुपया, तो मेरा लाइबिलिटी कितना तक का है, 30 रुपया। समझ में आया, उससे मेरा 100 रुपए का जो चीज था पूरा खत्म हो जाएगा। हम जितना का शेयर सब्सक्राइब किए हैं उतना तक का ही मेरा लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। समझ में आया। और अमाउंट गारंटीड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो गारंटी कंपनीज भी होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बट वो अपने इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अपने इंडिया में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अमाउंट गारंटीड के केस में क्या बोल रहे हैं, तो मान लो 3 लोग थे, ठीक है, 3 लोग थे, ये बोला कि जब कंपनी वाइंड अप होगा हम 2 लाख रुपया देंगे, ये बोला जब कंपनी वाइंड अप होगा हम 1 लाख रुपया देंगे, और ये बोला जब कंपनी वाइंड अप होगा मेरे को 3 लाख, हम 3 लाख रुपया आपको देंगे। और मान लो कंपनी एक्चुअल में वाइंड अप हो रहा है, तो इन लोग जो गारंटी किया था इन लोग उस चीज से पीछे नहीं हट सकता। अब इन लोग गारंटी कर दिया था शुरू में, अब इन लोग को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर इन लोग के पास पैसा नहीं है तो इन लोग अपना घर बेच के देगा, बट इन लोग अपना पर्सनल एसेट्स बेच के इन लोग देगा, बट इन लोग को देना पड़ेगा, बिकॉज इन लोग गारंटी किया था शुरू में कि इन लोग जब कंपनी वाइंड अप होगा ये 2 लाख देगा, ये 1 लाख देगा और 3 लाख देगा। समझ में आया। तो अब इन लोग पीछे नहीं हट सकते, इन लोग को जहां से रुपया लेके आना है इन लोग को लेके आना पड़ेगा और इन लोगों को कंपनी को देना पड़ेगा। बट ऐसा अपने इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना इस चीज में, और ये इतना क्वेश्चंस पूछता भी नहीं, बट स्टिल बुक वगैरह में लिखा हुआ है तो तुम लोग को बता दो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या लिखा हुआ है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी are freely transferable, except in case of प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे वही बोला है कि पब्लिक कंपनी का शेयर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, अपने आराम से लेवा बेची कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होता है उसका शेयर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं। इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, इवन उन लोग के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा हुआ होता है,
और क्या लिखा हुआ होता है, क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते, ये सब अपने को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अपने को बस इतना ही बोला है यहाँ पे, पब्लिक कंपनी का शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है और प्राइवेट कंपनी का शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, प्राइवेट मतलब उन लोग खुद ही होल्ड करके रखते हैं, और पब्लिक मतलब वो जो कंपनी है वो अपना शेयर्स किसको देता है, पब्लिक को देता है, और उसके थ्रू इन लोग क्या करता है, पैसा फंड्स रेज करता है, और उन लोग को जो चीज के लिए चाहिए होता है उन लोग उस चीज के लिए यूटिलाइज करता है फंड्स को। तो अभी तक हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का। पहला वाला क्या था, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, चाहे हम लोग प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 में करवाए, चाहे हम लोग पहले करवाए थे, पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। दूसरा चीज अपने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर्स अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन लॉ के नजर में वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, अपना बिजनेस आराम से रन कर सकता है, वो किसी पे केस कर सकता है, कोई उस पे केस कर सकता है फॉर इट्स डेथ्स एंड एक्शंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन में मेरे को क्या बोल रहा है, कंपनी का जो लाइफ है, अगर कोई मेंबर मर जाता है, पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे कंपनी की लाइफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा। कंपनी को स्टार्ट कौन करता है, लॉ स्टार्ट करता है, और खत्म भी कौन करेगा, लॉ ही उसको खत्म करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या बोल रहा है, मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है, टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम, वो लोग जितना का शेयर खरीदा है बस उतना तक का ही उन लोग का लाइबिलिटी है, और अमाउंट गारंटीड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। या फिर पार्टनर्स ये शेयर होल्डर्स लोग क्या किया था, गारंटी किया था कि जब कंपनी वाइंड अप होगा हम आपको इतना रुपया देंगे। अब जब कंपनी एक्चुअल में अगर समझो वाइंड अप हो रहा है तो उन लोग को उतना रुपया देना पड़ेगा, बिकॉज उन लोग प्रॉमिस किया था, गारंटी किया था। फिर अपने क्या देखे यहाँ पे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी का शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन प्राइवेट कंपनी का शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आओ। अगर हम किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो वो ट्रांसफर या दूसरे कंपनी का जो शेयर मेरे को लेना है तो ऐसे स्टॉक मार्केट के थ्रू क्या है, वो अपना तुमको अब और नहीं खरीदना है, तुमको और नहीं चाहिए, तो तुम वहां पे लगा देगा कि भाई मेरे को सेलिंग का ऑप्शन आता है, तुम वहां पे लगा देगा, जो भी बायर एग्जिस्टिंग बायर रहेगा जो रेडी रहेगा वो खरीद लेगा। वहां पे सारे ऑप्शन होते हैं। देखो हम लोग अभी रियल लाइफ के साथ नहीं जाने, बिकॉज रियल लाइफ में बहुत अलग चीज से काम हो रहा है। ये थ्योरेटिकल लाइफ में तुम लोग को कुछ कुछ दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, काफी रूल्स और सब अमेंड भी होता रहता है ये सब वाले लाइफ में, समझ में आ रहा है। तो अपनी को प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहा है अभी रियल लाइफ में, कैसे शेयर मार्केट काम करता है, तो वो तुम उस हिसाब से सोचेगा तो फिर ये समझ नहीं पाएगा तुम, समझा। ये जो तुम बोल रहे हो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और ये सब में थोड़ा बहुत काम आता है, शेयर मार्केट का जो चीज है, समझ में आ रहा है। इसमें उतना तुम्हारा काम नहीं है, इसमें शेयर से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये पूरा अलग ही चीज है, मान लो बस इसमें नाम है इशू ऑफ शेयर, लेकिन ये पूरा अलग ही चीज है। तो तुम इसको रियल शेयर मार्केट से कंपेयर मत करो, उसमें वैसा कुछ है ही नहीं। वरना शेयर मार्केट एक बहुत ब्रॉड चीज है, उसमें बहुत सारा टर्म्स है, कंडीशन है, बहुत सारा चीज है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, जब तुम करेगा ना आदित्य चैप्टर, जैसे जैसे आता रहेगा तुमको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट जो चीज है वो है ही नहीं, समझा, तुम खुद समझ जाएगा ये चीज। कंपनी इज नॉट मैनेज्ड, company is not managed by all members, company is not managed by all members, but their elected representatives called directors. Management and ownership are separate. Management and ownership are separate. ये वाला पॉइंट हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि देखो आज मान लो कोई कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर होल्डर है, क्या सब उठ के चले जाएंगे कि कंपनी को मैनेज करने के लिए, है ना। तो उन्हीं के बीच में से क्या है, कुछ लोग होते हैं जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं और उन लोग क्या है कंपनी का डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो उन्हीं लोग सारा शेयर होल्डर्स के बिहाफ में कौन मैनेज करता है कंपनी को, वो डायरेक्टर्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोग होते हैं, वही लोग जाके क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। समझ में आया। बेसिकली आम जो लोग हैं उसी में से तो सिलेक्शन होता है ना, वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं, वही लोग कंपनी को क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में मैनेज करते हैं।
डायरेक्टर्स मतलब वही जो ओवरऑल तुम्हारा हर चीज को देख रहे हैं, तो तुमको बता भी रहा है कि कंपनी को कैसे चलाना है, तो ये भी बता रहे हैं कि शेयर होल्डर्स लोग के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा, वो लोग सारा चीज मैनेज कर रहे हैं, समझा, वो लोग कंपनी के अंदर ही है। वो लोग बस क्या कर रहे हैं, ओनर के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल में प्रोमोटर्स लोग हैं जो कंपनी को फॉर्म किया है उनके बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, कंपनी को रन कर रहे हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया होता है कि किस हिसाब से कंपनी को अपने आगे बढ़ाएं, है ना, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा सिनेरियो, कैसा इन्वायरमेंट है, वो लोग हर चीज से वाकिफ होता है, तो उन लोग अच्छे से बता पाते हैं, और फिर लोग वो वैसा ही सैलरी भी लेते हैं, समझा। आज अपने हाईफाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ को रखेंगे तो क्या होगा, हाँ प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स ट्रेंड, बोले तो ट्रेंड एक्सपर्टीज होते हैं उन लोग, वो लोग कंपनी को चलाते हैं मेरे बिहाफ में। शेयर होल्डर तो लोग नहीं करते हैं, नहीं होगा तो वही ना कौन बड़ा रहेगा हमारे को उसको असाइन करता हाँ ऑफ कोर्स, शेयर होल्डर नहीं करते नहीं, बट जिसके पास मेजोरिटी शेयर्स रहता है, उन लोगों के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स भी होता है, जैसे तुम लोग पढ़ा होगा बीएसटी में, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, सब सब तुम लोग पढ़ा ही है। तो तुम लोग को पता होना चाहिए इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उन लोग के पास वोटिंग राइट्स आ जाता है, मैनेजमेंट होता है, मैंने कंट्रोल होता है मैनेजमेंट, जरूरी नहीं, लगा भी सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो हो सकता है उन लोग उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, हो सकता है नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि खरीदेंगे, कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि नहीं खरीदेंगे, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टर और ऑडिटर में क्या होता है? ऑडिटर जो होता है जो कंपनी को पूरा चेक करता है, डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी को मैनेज करता है, ऑडिटर वो होता है जो उसका अकाउंट संभालता है, समझा। और दूसरे कंपनी से भी जाता है, वो दूसरे कंपनी का भी अकाउंट संभालता है, लेकिन अगर तुम्हारे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तुम्हारी कंपनी को संभाल रहा है, दूसरे कंपनी को संभाल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन और मान लो आज हम ऑडिटर है, हम तुम्हारे कंपनी में जाएंगे कि तुम ठीक से अपना हिसाब किताब कर रहे हैं ना, तुम्हारा इन्वेंट्री वगैरह चेक करेंगे, तुम्हारा स्टॉक मैंने तुम्हारा जो भी बैलेंस शीट वगैरह है वो पूरा चेक करेंगे, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब चेक करेंगे, हम दूसरे कंपनी में भी जा सकते हैं। ऑडिटर ये जरूरी नहीं कि हम एक ही कंपनी का ऑडिट संभालें, हम दूसरे कंपनी में जाके ऑडिट कर सकते हैं, उसका भी पूरा हिसाब किताब जो उसका डायरी है पूरा हम वो चेक करेंगे। हाँ, लेकिन वो मल्टीपल कंपनी से उसको पैसा मिलेगा, लेकिन वो आज हम मान लो तुम्हारे कंपनी में गए और हम दूसरे कंपनी में गए, तो तुम्हारे कंपनी का जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज है वो हम जाके लीक नहीं कर सकते, नहीं तो मेरा मेंबरशिप चला जाएगा। अगर किसी को पता चल गया, इंस्टीट्यूट को पता चल गया कि हम लीक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो मेरे हाथ से मेरा जो मेंबरशिप है वो चला जाए। ये कंपनी का पार्ट नहीं होता है, कंपनी के काम नहीं कर रहे हो, सबके लिए काम कर रहे सबके लिए काम कर रहा है बेसिकली। तो वही तो ना, सीए में वही तो होता था ना, ऑडिट के लिए भेजा जाता था, तुम लोग जब अगर सीए करेगा तुम लोग आर्टिकलशिप भी समझ जाएगा, लड़का लोग को ज्यादा भेजा जाता है ऑडिट के लिए, और बाहर बाहर भेजा जाता है कि भाई, और पूरा कंपनी बेयर करेगा, मतलब जो फर्म तुम लोग जहाँ पे काम करेगा वही तुमको भेजेगा, वही तुम्हारा खाने पीने का खर्चा, रहने सहने का खर्चा सब कुछ देगा। तो ऐसा होता है, तुम लोग समझेगा ये सब रियल लाइफ में, जब तुम लोग करेगा आर्टिकलशिप में आ जाएगा तुम लोग। हम नहीं किए थे। कॉमन सील, ये लड़की लोग को उतना ऑप्शन नहीं दिया जाता है क्योंकि थोड़ा रिस्क हो जाता है, तो लड़का लोग को ज्यादा भेजता है। आर्टिकलशिप जब कर रहे होते हैं ना अपने, तो ऑडिट के लिए 3-4 दिन लग जाता है ना, तो उतना प्रेफरेंस उन लोग लड़की लोग को नहीं देता है जितना प्रेफरेंस उन लोग लड़का लोग को देते हैं। मेरा हम लोग का खुद का फॉर्म था ना, सिग्नेचर ऑफ कंपनी, अशोक अग्रवाल एंड कंपनी। सिग्नेचर ऑफ कंपनी, it is affixed, it is affixed to all important documents, it is affixed to all important documents of a company। तो कॉमन सील मतलब यहाँ पे लिख दिए कंपनी का सिग्नेचर, यहाँ पे कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर है उसका बात कर रहे हैं, और इस सिग्नेचर का क्या करेंगे, अपने आचार थोड़ी डालेंगे, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में है उसमें क्या करेंगे, अफिक्स कर देंगे, उसमें लगाएंगे। नहीं होता है वो, जब तुम आरओसी के पास जाता है वो रिजेक्ट कर देगा। मैंने कंपनी के संग जो तुम्हारा कंपनी तुम खोल रहे हैं, तो मान लो नाम रख रहे एबीसी, लेकिन किसी और का ऑलरेडी नाम है, तो वो चीज तुम नहीं रख सकता बिकॉज वो आइडेंटिकल है। पूरा एक दो वर्ड इसमें कर सकते हैं, पूरा आइडेंटिकल नहीं, पूरा आइडेंटिकल नहीं हो सकता, एक दो वर्ड थोड़ा इधर उधर कर सकता है, बट वो आरओसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसका मूड होगा तो वो रखेगा, नहीं तो वो काट देगा, बोलेगा दूसरा नाम दो। उनका प्राइवेट फॉर्म है ना, पब्लिक थोड़ी है, पब्लिक कंपनी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
रिलायंस क्या है? पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी है। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो, अगर कोई कंपनी में 51% शेयर अगर गवर्नमेंट ओन कर रहा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होता है, समझो। शेयर दे रहा है ऑनलाइन मार्केट में, वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट मतलब 5,000 का। बस आपस में जो डीलिंग कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी। वेरी गुड। चलो एक बार सारा टॉपिक्स फटाफट खाली हेडिंग्स अपने कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़े अपने? इनकॉर्पोरेशन, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, फोर्थ परपेचुअल सक्सेशन, फिर फिफ्थ लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स लोग का लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। फिर अपने क्या पढ़े? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फिर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, और फिर लास्ट वाला क्या है? कॉमन सी। पारस, मैनेजमेंट और ओनरशिप में क्या बोल रहे हैं अपने को? शेयर होल्डर उतना अपने को बोलने का जरूरत नहीं। मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट है, ये चीज तुम एकदम ठीक बोला। ओनरशिप किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास। मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, बस। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कहाँ सिलेक्ट करते हैं, इतना तुमको उसमें कहानी बताने का जरूरत नहीं। चलो अब लिखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी। प्राइवेट कंपनी, बहुत हंसी आ रहा है तुम्हारा लिखा हुआ है तो। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और तीसरा है अपना 1% कंपनी। तुम लोग 11 में बीएसटी में था ना ये सब? तो अपने को पता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। थोड़ा सा उसका डिस्टिंक्शन लिख लेते हैं। बेसिस प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी। चलो नंबर ऑफ मेंबर्स, तुम लोग मेरे को बताओ, प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 2, और मैक्सिमम 200। वो पार्टनरशिप का था, पार्टनरशिप में 50 था। अच्छा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। और ओपीसी में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना है? 1, क्योंकि नाम ही है अपना 1% कंपनी, राइट। तो 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा? 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा? 1। नंबर 2, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम कितना है? मिनिमम 3। हाँ, देखो ऐसे लिखो। ओपीसी में मिनिमम कितना है? 1। प्राइवेट में मिनिमम कितना है? 2। पब्लिक में मिनिमम कितना है? 3। समझ में आया? और मैक्सिमम तीनों में इक्वल है। मैक्सिमम तीनों में क्या है? इक्वल है, 15। मैक्सिमम कितना है तीनों में? इक्वल, विच इज 15। अच्छा, उसके बाद पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी को खोलने के लिए अपने को इनिशियल रिक्वायरमेंट कितना है पैसा का? तो प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कितना रुपया चाहिए मिनिमम? 1 लाख। लेस देन नहीं, हाँ वेरी गुड, लेस देन इक्वल टू 1 लाख। और पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए मिनिमम कितना रुपया चाहिए अपने को? हाँ, लेस देन इक्वल टू 5 लाख, लेस देन इक्वल टू 5 लाख। और ओपीसी को खोलने के लिए अपने को कितना चाहिए? सेम, लेस देन इक्वल टू 1 लाख। तो पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए 5 लाख रुपया मिनिमम चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने को। और प्राइवेट कंपनी और ओपीसी अगर अपने को खोलना है तो 1-1 लाख रुपया अपने को लगाना ही पड़ेगा। मतलब ये जो मिनिमम पार्टनर्स आएंगे, मिनिमम जो भी मेंबर्स आएंगे, उन लोगों को क्या है, इतना इतना रुपया लेके तो मिला के लाना ही पड़ेगा, ठीक है।
देखो ये सब अपना रूल्स नहीं है, ये सब कहाँ का लिखा हुआ, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये सब, तो उसी का क्या है, कुछ कुछ प्रोविजंस अपने पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, ये सब अपना बनाया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अच्छा प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर कर सकता है क्या, नहीं, रेस्ट्रिक्टेड बाय हुम नम्रता, रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है ये चीज, उनके जो एओए में लिखा हुआ रहेगा उन लोग को वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा, उन लोग अपने उस चीज के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उन लोगों का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जो उनके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। तो रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और पब्लिक कंपनी का तो क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, और ओपीसी का क्या है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा उसके बाद आओ नेम, अच्छा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, मैंने प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसके नाम के आगे, मैंने नाम के बाद क्या लगाना पड़ेगा अपने को, पीवीटी एलटीडी, मतलब पीवीटी मतलब वही प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड used as a part of name, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो क्या वर्ड ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ लिमिटेड, एलटीडी, used as a part of name, और पारस अगर ओपीसी है तो ओपीसी व्हाट, बस ठीक है, ओपीसी इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ नेम, तुम लिख रहे हैं, ओपीसी इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ नेम, ठीक है, तो ये बेसिक चीज था अपना डिफरेंस। अब इधर आओ, टाइप्स ऑफ कंपनीज, जरूर वो रहने दो, टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक, वो देखो ना उसी से रिलेट कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर से, कि इसमें पब्लिक सब्सक्राइब कर सकता है, इसमें पब्लिक सब्सक्राइब नहीं, इसीलिए हम जानबूझ के नहीं ले पाए, मतलब नहीं ले पाए। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में अपने को क्या बोल रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज कितने टाइप्स का होता है, देखो हम तुम लोग को बताएं, पहला है अनलिमिटेड कंपनी, पहला क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। अभी आपने क्या देखे, अपने जो कंपनी के बारे में अभी पढ़े, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखे, उन लोग का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन ये ऐसा कंपनी है जो अपने इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, बट अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, तुम लोग खुद से बताओ, यहाँ पे मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, वही है, वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वेयर मेंबर हैज, अगर ऐसा ही चीज हुआ अपने इंडिया में तो वो सभी कंपनी खोल के बैठ जाएगा, हम 10 लाख का लोन ले लिया और बोल दिया अपना शेयर होल्डर लोगों की भाई हम तो चुका नहीं पा रहे, तुम लोग अपना घर बेच दो, तो एक एक कंपनी खोलने बैठ जाएगा, सब पढ़ाई छोड़ देगा। तो वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इंडिया में नहीं, नहीं अब वो सब नहीं पता इंडिया में, भाई अलाउ ही नहीं तो तुम ऐसे कैसे खोल देगा, अभी जाओ तुम केस करने, रास्ता में पकड़ेगा हॉस्पिटल में केस होती है इसका, सही में, बाप रे, वो तो हाँ वो तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है बेचारा, क्या खराब हुआ उसे संग बताओ। वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखो, प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, हाँ नहीं तो तुम लोग आके लिख देगा एग्जाम में, फिर बोलेगा आप तो लिखवाए नहीं थे, प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। चलो दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसका मतलब भी हम तुम लोग को बता चुके हैं, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब अभी अपने देखे थे, लिमिटेड बाय गारंटी, तो लिख लो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स is limited
up to the amount of guarantee given by them, right? Up to the amount of guarantee given. Up to the amount of guarantee given. वही है यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? यहाँ पे मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, वहां तक जितना उन लोग गारंटी दिया था। अगर हम बोले कि जब वाइंड अप होगा हम 3 लाख रुपए देंगे, तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। कहां तक? 3 लाख रुपए तक। लेकिन अब 3 लाख मेरे को देना पड़ेगा उस समय, क्योंकि हम गारंटी किए थे। ये भी अपना एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? ये वाला कंपनी भी अपना इंडिया में नहीं है। क्या है? लिमिटेड बाई शेयर्स। ऐसा कंपनी एग्जिस्ट करता है, लिमिटेड बाई शेयर्स। तो लिमिटेड बाई शेयर्स में अपने को क्या बोल रहा है? वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, where the liability of members is limited, where the liability of members is limited up to the amount of unpaid portion of, up to the amount of unpaid portion of shares. अनपेड पोर्शन मतलब वही बोले थे हम तुम लोग को, 100 रुपए का शेयर खरीदे हैं, लेकिन अभी तक हमने 70 रुपया दिए, तो अनपेड पोर्शन कितना है? 30 रुपया। यहीं तक क्या है? मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड है। मेरे को अब इतना रुपया देना पड़ेगा तो मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जाए। और इसके हम 30 रुपया भी एक बार दे दिए, तो इसके बाद क्या मेरा कोई लाइबिलिटी है? उसके बाद मेरा कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज हम 100 रुपए का शेयर सब्सक्राइब किए थे, मतलब 100 रुपए का हम शेयर खरीदे थे, हम पूरा का पूरा अपना पैसा दे चुके, तो मेरे ऊपर से जो लाइबिलिटी था वो सब अब खत्म हो चुका है। बस चलो आ जाओ, कितना हो गया? शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिखवा, वही लिखा है ना तुम्हारा? वही तो बोल रहे हैं हम। एक ही मिनट दीजिए, उधर से ले लो। अच्छा इधर है, इधर इन लोगों के लिए रहने से उधर से ले लो। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली देखो वही बोले ना आदर्श, हर साल कोई सिमिलर नहीं होते हैं। हम अभी जैसे लिखवा रहे हैं तुम बस वो फॉलो करो, तुम्हारा ये लिखा हुआ है। हाँ बस ठीक। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी में क्या लिखा हुआ है? ध्यान दो। तुम क्या वो अपना फोटो क्या देख रहे हो तुम? बोल रहे तुम्हारा चेहरा खराब लग रहा है, तुम बेचारा फोन खोल के अपना कैमरा। अभी तो तुम बोला कि चेहरा खराब। ठीक है चलो लिखो, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल मीन्स इंडिपेंडेंस डे वाले दिन उसका इमोशंस हर्ट कर दिए मेरा। आदित्य इंटेंशन नहीं था हर्ट करने का, तो दिल छोटा मत करना। शेयर शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट that a company receives। तुम लोग मेरे को कंसंट्रेट करने दो, नहीं पता चले हम तुम लोग उल्टा पुल्टा लिखवा दिए। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स capital from issue of shares, both equity and preference। देखो क्या लिखा हुआ, शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब इसका मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का 2 टाइप होता है, तुम लोग को पता होना चाहिए। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी का जो मर्जी वो वही सिक्योरिटी क्या करेगा, वही शेयर क्या करेगा, पब्लिक के बीच में बांटेगा।
तो हम कंपनी है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को शेयर दे रहे हैं, उसके बदले पब्लिक मेरे को क्या दे रही है, उस शेयर के अगेंस्ट पैसा दे रही है। पैसा को हम लोग अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल। उस शेयर्स को बेच के मेरे को जो पैसा मिल रहा है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। समझ में आया? शेयर्स को बेच के जो मेरे को पैसा मिल रहा है उस शेयर्स के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। समझ में आया? देखो, जब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म था तो क्या था, आपने जो नॉर्मली अगर कोई सोल प्रोप्राइटर पैसा देता था, जो जर्नल एंट्री अपने क्या करते थे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब वो कैपिटल क्या होता था, ओनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के केस में पार्टनर लोग पैसा देते थे, तो जर्नल एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे पैसा किससे मिल रहा है, ओनर से मिल रहा है, शेयर होल्डर से मिल रहा है, इसलिए हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उनका शेयर्स के अगेंस्ट पैसा आ रहा है तो वो शेयर कैपिटल हो गया। पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल था, सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मल कैपिटल था, मतलब ओनर्स कैपिटल। समझ आया? यहाँ पे शेयर्स के अगेंस्ट पैसा मिल रहा है इसलिए शेयर कैपिटल। क्लियर आदित्य? अच्छा, एक बार इसका डेफिनेशन बोलो मेरे साथ। शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। इशू करना मतलब क्या होता है, देना। अपने शेयर दे रहे हैं, दैट मींस शेयर इशू कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो पैसा मिल रहा है, उसके लिए अपने को जो पैसा मिल रहा है, वही मेरा शेयर कैपिटल होता है। काइंड्स या फिर क्लासेस ऑफ शेयर्स। तुम क्या कर रहे हो उसको गोदी में, टीज कर रहा है तुमको। कहाँ लड़का लोग, वही लड़की भी तो है। रूम टेम्परेचर कहाँ है, रिमोट दे दो तो आयुष। बस वही बात है, ठीक है, 25 कर दिया। चलो आओ। हाँ, ऑड ऑड, ये ऑड इवन वाला गेम खेल रहे हैं अपन। प्रेफरेंस शेयर्स, आयुष मेरा लैपटॉप वाइब्रेट कर रहा है। इक्विटी शेयर्स लिखो, चलो। प्रेफरेंशियल राइट, preferential right to receive fixed rate of dividend, fixed rate of dividend and क्या आदर्श, देखो मत, बिना देखे ट्राई। मेरा लास्ट ईयर का वीडियो था, तो हो सकता है उसको कुछ हम उसके पहले वाला भेज, बट ऐसे मोटिव तो से पढ़ा रहे हैं ना हम। हाँ, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले मिलता है, बिकॉज इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, प्रायोरिटी राइट्स। यस, राइट टू रिसीव रीपेमेंट। तो वैसे थोड़ी ना सिलेबस पे बहुत चेंज हो गया है भाई। राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, right to receive repayment of capital on the winding up of the company, on the winding up of the company before that of equity shares, before that of equity shares। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, तो देखो नाम में प्रेफरेंस वर्ड है, मतलब इन लोगों को क्या मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, इन लोगों को प्रियोरिटी मिलता है, किस चीज का, प्रेफरेंशियल राइट्स टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट्स होगा और इन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, तो इन लोगों को किस रेट से मिलेगा, अगर हम लास्ट ईयर 9% के रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किए थे कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स लोगों को 9% डिविडेंड मिलेगा, तो इन लोगों को इस साल भी क्या है, 9% के रेट से ही डिविडेंड मिलेगा। मान लो इस साल हम ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं,
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ये नहीं बोल सकता मेरे को कि आप तो ज्यादा प्रॉफिट कमाए हैं तो मेरे को ज्यादा डिविडेंड दो, नहीं, उन लोगों को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, समझ में आया? एंड राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जब कंपनी वाइंड अप हो रहा है तो कंपनी को क्या है, उसका जितना भी पैसा वैसा लिया हुआ है गांव दुनिया का सबका लौटाना पड़ेगा। तो पहले इन लोग किसको चुकाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को? पहले इन लोग किसको पैसा चुकाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग, बिकॉज इन लोग को प्रेफरेंस मिला हुआ है, इन लोग को प्रायोरिटी मिला हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पैसा दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और नम्रता, इन लोगों को क्या मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड इन लोगों का क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है, ये बहुत क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल रिस्क बेरर्स। अगर किसी साल मान लो बहुत प्रॉफिट हुआ है तो उन लोगों को बहुत डिविडेंड मिलेगा, किसी साल मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, और उसके अगले साल मान लो थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो हो सकता है 2% मिल गया। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के केस में रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट्स, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं रहता है ना? तो इन लोग ये रियल रिस्क बेरर्स होता है। और इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होता है, कंपनी जब वाइंड अप हो रहा है अपना सारा क्लेम्स वगैरह सेटल कर देगा, पहले वो डिवेंचर होल्डर्स लोगों को पैसा देगा और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को पैसा देगा। उसके बाद अगर लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है, मतलब अगर लेफ्ट ओवर पैसा तो ही वो इक्विटी शेयर्स को देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसीलिए इक्विटी शेयर्स बहुत रिस्की होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, शेयर्स विच डू नॉट हैव, शेयर्स विच डू नॉट हैव preferential rights of receiving dividend and repayment of capital, इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है, देखो प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या था, इन लोगों के पास प्रेफरेंशियल राइट था। किस दो चीज का प्रेफरेंशियल राइट था, रेट ऑफ डिविडेंड का और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में इन लोगों के पास प्रेफरेंशियल राइट था, और इक्विटी शेयर्स के केस में विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। किस दो चीज का, वही सेम दो चीज का, राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इन लोगों को डिविडेंड भी क्या है, फिक्स रेट से नहीं मिलता है, और इन लोगों को कैपिटल का रीपेमेंट में पहले नहीं किया जाता है, इन लोगों को एकदम एंड में किया जाता है। समझ में आया? बिकॉज इन लोगों के पास वो राइट्स नहीं है, वो प्रायोरिटी राइट्स नहीं है। चलो अच्छा, इन लोगों के पास क्या है, हाई रिस्क। इन लोगों का रिस्क क्या है, हाई रिस्क, और रिवॉर्ड भी क्या है, इन लोगों का हाई है। तो हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड। इक्विटी शेयर्स का क्या होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। क्यों नहीं देगा डिविडेंड, लॉस होगा तो नहीं देगा, वो उन लोग का मन है, उन लोग को देने, बिकॉज उन लोग की उम्र और भी बहुत जन है, डिबेंचर होल्डर्स लोग है, उन लोग के पहले प्रेफरेंस है, मैंने इक्विटी शेयर्स के पहले डिबेंचर में फिर प्रेफरेंस है, तो इन लोग दोनों को पैसा देगा, पैसा बचेगा तो फिर इक्विटी शेयर लोगों को देगा, नहीं तो नहीं देगा, उन लोग का मन। उतना लिखने का जरूरत नहीं, वो तो पता है। लॉस में भी पैसा दिया जाता है वो डिबेंचर्स के केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस। अगर तुम मान लो मेरे कंपनी का डिबेंचर खरीद रखा है, मेरे कंपनी के पास प्रॉफिट है, जो लॉस है उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, मेरे को तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ओन्ड फंड्स होता है, और जो डिबेंचर्स होता है वो बोरोड फंड्स होता है। क्रेडिट तो ये डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, देना ही पड़ेगा। जैसे बैंक से अगर अपने लोन लेते हैं तो बैंक मेरा खुद का तो नहीं है, मेरे पास चाहे प्रॉफिट हो जाए, मेरे को तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए डिबेंचर पे डिविडेंड नहीं होता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है, और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड होता है। ये कंपनी इसको अपना खुद का पैसा मानती है, ठीक है। हाँ, और तुम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को वोटिंग राइट्स मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ टाइप्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम तुम लोग को ये भी बता देते, बट ये तुम लोग के अकाउंट्स में नहीं पूछेगा, ये तुम लोग के बीएसटी कॉमर्स में होगा, कि अगर तुम्हारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और हम तुमको 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गया हम तुमको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, तब तुम्हारे पास वोट करने का राइट्स आ जाएगा। और अगर तुम्हारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और मेरे को 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो गया तो हम तुमको डिविडेंड नहीं दिए, तो तुम्हारे पास वोट करने का राइट्स आ जाएगा। हैप्पी पारस? दोनों में यही फर्क है।
हाँ। तो ज्यादातर लोग कन्वर्टेबल नॉट चलेगा। अरे कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल मेरा यहाँ पे कॉमर्स का क्लास स्टार्ट करवा दिया है। चलो इतना समझ में आया, आगे आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आज कितना बजे है क्लास तुम लोग का? 1 बजे है ना, 1 बजे तक पढ़ो। हाँ तो 12:30 तक पढ़ो। अरे पागल है, पढ़ो अभी। हम 1 बजे तक भी पढ़ा सकते हैं तुम्हें। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, आ जाओ। अच्छा ऐसे लिखो पहले। पहले लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ध्यान से सुनो ये सब टर्म्स प्लीज, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ये सम्स में काम आएगा अब अपने को। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर लिख लो पहले। ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बी द maximum amount of share capital company can raise। ठीक है, तो एक एक समझते जाओ और अपने लिखते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, कौन सा कैपिटल है? ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा, जब कंपनी का मेमोरेंडम, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है ना, रजिस्टर होता है ना, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसमें उन लोगों को ये लिखना पड़ता है कि मैक्सिमम वो पब्लिक से शेयर्स के थ्रू कितना रुपया रेज करेगा। उसमें उन लोगों को लिख के देना पड़ता है कि वो मैक्सिमम कितना रुपया रेज कर सकता है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, वो आगे होगा तो उसका रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो वापस से बात करेगा, वो एक अलग चीज है। बट अभी जो शुरू में है वो हम तुम लोग को बता रहे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या है कि जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अपने पास तो रख के रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, आरओसी को देगा, जहां से वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो उसको इनकॉर्पोरेशन करवाते वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना पड़ता है। और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ रहेगा, वो अमाउंट लिखा हुआ रहेगा कि वो उतना ही मैक्सिमम अमाउंट रेज करेगा पब्लिक से शेयर्स के थ्रू, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। तो मान लो यहाँ पे वो ऑथराइज कर दिया कि वो 60 लाख रुपीस क्या करेगा, पब्लिक से रेज करेगा मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया, मेरा कौन सा कैपिटल हो गया, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। और ये ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ लिखा हुआ रहेगा, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा। और ये रहेगा क्या, ये मैक्सिमम अमाउंट रहेगा जो कंपनी क्या कर सकते हैं, रेज कर सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर मेरा एक शेयर है 10 रुपए का, एक शेयर मेरा 10 रुपए का है, तो कितना शेयर हो गया टोटल, 6 लाख शेयर हो गया। तो 6 लाख शेयर ही क्या कर पाएगा, वो इशू कर पाएगा। अगर वो एक शेयर का दाम 10 रुपए रख रहा है और ऑथराइज्ड कैपिटल उसका 60 लाख रुपए है, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 6 लाख। मतलब ओवरऑल क्या है, 6 लाख शेयर ही वो अपना कंपनी का इशू कर पाएगा। और एक एक शेयर से उसके पास कितना रुपया आता रहेगा, 10-10 रुपया आता रहेगा। बस ये ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब समझ में आया, पूरा चीज अभी देखो तुम लोग को समझ में आएगा। एक कंपनी का एक लिमिटेड शेयर जो है, लिमिटेड अमाउंट होता है जो वो पब्लिक से रेज करेगा। उससे इतना ज्यादा दे सकते हैं ना, वो अगर बाद में उसको कभी जरूरत पड़ा तो उसको अपना मेमोरेंडम चेंज करवाना पड़ेगा, अमेंड करवाना पड़ेगा, उसका भी आगे प्रोसेस है। लेकिन वो तुम लोग के अभी इस सिलेबस में नहीं है कि अगर वो चेंज करवाएगा तो तुम लोगों को क्या करना है, वो नहीं है। पब्लिक ओनर शेयर लेता है कंपनी का, ओनर मतलब हाँ, हम लोग जो लेते हैं, ओनर्स, हाँ ओनर कौन हो गया, आज अपने लोग अगर कंपनी का शेयर करें, अपने तो ओनर हो गए, अपने तो शेयर होल्डर हो गए। हाँ तो उसका तो लिमिटेड में तो जितना भी कितना शेयर ले सकता है। हाँ, मेरा जितना मर्जी हम उतना शेयर खरीदेंगे। तो इसके 6 लाख शेयर को एक लिमिट नहीं है,
रुको तो तुम अभी सुनो तो हम क्या बोल रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि 6 लाख कंपनी पूरा ये माने बांट सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना पूरा का पूरा 6 लाख अभी बांट देगा, उसको भी इतना पैसा का जरूरत ही नहीं है। वो 2 लाख रुपए मैंने 2 लाख शेयर अगर खाली बांट रहा है तब तुम क्या करेगा? तुम थोड़ी जिद्दी करेगा कि नहीं आप तो 6 लाख बांटेंगे, मेरे को पूरा 6 लाख दे दीजिए। समझ रहे हैं? हम बस तुमको ऑथराइज कैपिटल का मतलब बताए। ऑथराइज कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो मैक्सिमम इतना ही रुपया रेज करेगा पब्लिक से। उसके बाद आओ, इशूड कैपिटल। आदर्श सब लिखा हुआ है? हाँ? 3 है, उसके अंदर और 2 है। इशूड कैपिटल के अंदर क्या बोल रहा है देखो, शेयर्स दैट इज इशूड फॉर subscription, shares that is issued for subscription cannot exceed authorized capital, cannot exceed authorized capital. Shares that is issued for subscription cannot exceed authorized capital. देखो ध्यान दो, अब हम मैक्सिमम कितना शेयर्स इशू कर सकते हैं? 6 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं। मेरा नॉमिनल वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। अब हम इशू कर रहे हैं मान लो 4 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो मेरे को कितना रुपया मिलना चाहिए अभी? 40 लाख। हम 4 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम पूरा 6 लाख शेयर्स इशू नहीं कर रहे बिकॉज अभी मेरे को पैसा का जरूरत नहीं है। हम 4 लाख शेयर्स ही इशू कर रहे हैं कि भाई हम इशू कर रहे हैं, जिसको जो खरीदना है खरीद लो। तो 4 लाख शेयर्स हम इशू करेंगे, एक शेयर का दाम 10 रुपए है, तो टोटल मेरे को कितना मिलेगा? 40 लाख रुपए मिलेगा। तो ये 40 लाख मेरा क्या हो गया? इशूड कैपिटल हो गया। जितना शेयर हम इशू किए उसके अगेंस्ट जो मेरे को पैसा मिल रहा है, दैट इज माई इशूड कैपिटल। आदित्य ठीक है? अब आयुष, फिर लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब तुम लोग नहीं समझेगा ना तो सम करने में बड़ा दिक्कत होगा। ये जरूरी है समझना, क्योंकि तुम लोग को सम में वैसे ही देगा कि भाई इतना सब्सक्राइब किया, इतना इशू किया, ऑथराइज्ड इतना है। तो अगर ये सब वर्ड्स का ही मतलब नहीं समझ में आएगा तो बस मान लो गया फिर। तो ये बहुत इजी है, समझो इस चीज को। शेयर्स that has been the subscribed, sold मतलब भी वही होता है बट सब्सक्राइब। shares that has been subscribed by whom? और बोलो मेरे को, और बोलो। by the members of the company, members of the company। मजा आया? सब्सक्राइब कैपिटल में क्या बोल रहा है? शेयर्स दैट हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, हम इशू देखो, ऑथराइज मेरा था कि भाई मैक्सिमम 6 लाख शेयर्स हम बांट सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को कितना का जरूरत है? 40 लाख का जरूरत है, तो हम 4 लाख शेयर्स ही बांट रहे हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आज हम 100 शर्ट बांटने बाजार में निकले पूरा का पूरा 100 शर्ट बिक जाएगा, जरूरी तो नहीं है। तो हम 4 लाख शेयर्स बांटने के लिए निकले हैं, लेकिन हो सकता है मेरा 4 लाख का 4 लाख आया नहीं है। लोग कितना लिए हैं? 3,50,000। 3,50,000 शेयर ही मेरा बिका है अभी तक, ऑफ रुपीज 10 ईच, है ना? तो मेरे पास कितना रुपया आ रहा है? रुपीज 35 लाख। समझ में आया? तो हम 4 लाख बांटने निकले थे, लेकिन लोग कितना सब्सक्राइब किए? 3,50,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए, राइट? चलो समझ में आ गया ये चीज। तो अपना 3 तरीके का कैपिटल अपने देखे यहाँ पे। पहला क्या था? ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड मतलब
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग लिख देंगे कि मैक्सिमम इतना ही हम लोग शेयर्स बांट सकते हैं, ठीक है। और इशूड मतलब ऐसा शेयर्स दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि भाई हम अभी 4 लाख शेयर्स ही बाजार में बांटने के लिए निकले हैं, लेकिन उसमें से लोग अगर 3,50,000 शेयर्स ले रहे हैं तो वो कौन सा कैपिटल हो गया, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। नम्रता पूछना है कुछ? चलो आओ उसके बाद कुछ बोल रहे हैं। लिखो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या बड़बड़ा रहे हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप मतलब इतना दिन से तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि ये करवा दो जब हम इज्जत से करवा रहे हैं, पीछे से शुरू से पीछे पड़ा हुआ है कि ना आप इतना करवा दो, आप इतना करवा दो करके। दो चलो टिप्पणी और दे दो। कंपनी कॉल्ड अप टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी कॉल्ड अप टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा लिखो एंड ऑल्सो रिसीव्ड इट। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अच्छा मैंने 3,50,000 शेयर सब्सक्राइब तो किया, फुल्ली पेड अप का मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दो चीज है, कंपनी कॉल्ड अप टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड ऑल्सो रिसीव्ड इट। मेरा देखो ये जो होता है ना, ये जो है ये क्या है, इसको फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। अच्छा तो मान लो मेरा 10 रुपया क्या था फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब हम लोग कितना रुपया मंगवाए, हम लोग 10 रुपया पूरा कॉल कर दिए और मेरे को कितना रुपया मिल गया, पूरा का पूरा 10 रुपया मेरे को मिल गया है। तो वो क्या हुआ मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कि 10 रुपया मेरा शेयर का वैल्यू था, एक शेयर का वैल्यू, और हम 10 रुपया पूरा मंगवा लिया अभी तक और मेरे को 10 रुपया मिल भी गया। तो ये क्या हो गया मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। आयुष समझा? देखो क्या होता है ना जनरली, मान लो तुम्हारा एक शेयर का दाम 10 रुपया है, जनरली क्या होता है ना कंपनी एक ही बार में पूरा 10 का 10 रुपया नहीं मंगवाता है, तुम लोग के मैंने बुक के हिसाब से पूरा का पूरा 10 रुपया कंपनी नहीं मंगवाता है, कंपनी उसको टुकड़ा टुकड़ा में मंगवाता है, कंपनी पार्ट्स में मंगवाता है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाता है ताकि लोगों के ऊपर बर्डन नहीं है। तो मान लो पहले 5 रुपया मंगवा लिया, फिर 3 रुपया मंगवा लिया, फिर 2 रुपया मंगवा लिया, ठीक है। तो मान लो कंपनी 5 रुपया 3 रुपया और 2 रुपया पूरा कॉल कर लिया, तो ये कितना हुआ मिला के 10 रुपया हो गया। तो कंपनी का फेस वैल्यू भी कितना है 10 रुपया, कंपनी कॉल भी कितना कर लिया पूरा का पूरा 10 रुपया बुला लिया है, और लोग कितने दिए पूरा का पूरा 10 रुपया दे भी दिए एक शेयर के ऊपर। तो ये क्या हो गया मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। समझ में आया? पूरा मंगवा, हाँ ऑफ कोर्स मंगवा सकता है, क्वेश्चन देखो मंगवा सकता है नहीं मंगवा सकता पता नहीं, तुम लोग क्वेश्चन में बोल देगा कि मंगवा सकता है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, जैसा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सम्स में दिया रहेगा क्वेश्चन उस हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन में बोलेगा कि एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी क्या किया पूरा 10 रुपए मंगवा लिया कि भाई कंपनी को पैसा का जरूरत है, तो पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट्स वो एक ही बार में मंगवा लिया है, और लोग क्या किए पूरा का पूरा 10 रुपया दे भी दिए, तो तुम उसको कहाँ डालेगा, तुम उसको डालेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। समझ में आया? और एक चीज है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कहाँ जा रहे हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, हाँ वही सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखो कंपनी हैज कॉल्ड अप total face value of shares but not received it
और दूसरा लिखो, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड क्या, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी हैज नॉट कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी हैज नॉट कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज कॉल्ड अप टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने कंपनी क्या किया, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपया, पूरा का पूरा 10 रुपया मंगवा लिया है कंपनी, लेकिन क्या उसको पूरा 10 रुपया मिला, नहीं मिला। तो इसका वाला एग्जाम्पल क्या होगा, मेरा मान लो 10 रुपया फेस वैल्यू था, कंपनी पूरा 10 रुपया मंगवाया लेकिन लोग 8 रुपया दिए। कंपनी मतलब क्या किया, पूरा का पूरा 10 रुपया मंगवा लिया लेकिन लोग क्या किए, सिर्फ 8 रुपया ही दिए अभी तक, ये 2 रुपया नहीं दिए, लेकिन कंपनी तो कॉल कर लिया था। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। आदित्य समझ आया। और एक फिर क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो 10 रुपया फेस वैल्यू था, कंपनी 8 रुपया ही मंगवाया है और लोग 8 रुपया दे दिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चा लोग क्या समझता है कि 10 रुपया कंपनी का शेयर में फेस वैल्यू है शेयर्स का, लेकिन कंपनी तो पूरा 8 रुपया भी मंगवाया है और लोग पूरा 8 रुपया दे भी दिए। तो वो लोग इसको कहाँ डाल देता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में डाल देता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू शेयर्स, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू है, कंपनी 8 रुपया मंगवाया है, पूरा का पूरा 10 रुपया तो नहीं मंगवाया है। तो इसको भी अपने को कहाँ डालना पड़ेगा, नॉट फुल्ली पेड अप में ही डालना पड़ेगा। चाहे कंपनी नहीं मंगवाए उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी क्या होगा, नॉट फुल्ली पेड अप में ही आएगा। यस, जब तक फेस वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता और वो लोग दे ना देते, मतलब जब तक ऐसा वाला सीन नहीं हो जाता, इसके बाहर जो भी सीन है वो सब नॉट फुल्ली पेड अप में डालो। अगर ये सीन रहेगा तो ही फुल्ली पेड अप में आए। अच्छा, और एक चीज, तो मान लो 10 रुपया फेस वैल्यू था, 8 रुपया वो मंगवाया अभी तक, कॉल किया 8 रुपया, लेकिन लोग 6 रुपया दिए, तो ये भी तो क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप ही है। तो ये वाला याद रखना, ये वाला सीन में कंफ्यूजन होता है और कोई सीन में कंफ्यूजन नहीं होता है। हाँ? तो सब बताएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन सब बताएंगे, तुम अलग पता नहीं क्या बोला मेरे को, कुछ वो बोल रहे हैं, वो थोड़ी ना ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन वाला मैम बताएगी, वो तो बताएंगे बाद में, टॉपिक आए वो पता नहीं मेरे को। हाँ बट बताएंगे वो सब। तुम लोग उठने कौन बोला, बैठो, अपना दुकान पहुंच गया तुम लोग। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो बोलो, शेयर कैपिटल 3 तरीके का देखे, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब वो जो अभी अपनी क्या है, इशू कर रहे हैं, अपने बोल रहे हैं उनको कि भाई हम इतना रेडी है शेयर्स बांटने के लिए। और सब्सक्राइब मतलब वो शेयर जो एक्चुअल में लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और 2 तरीके का होता है सब्सक्राइब के अंदर, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में मतलब क्या है, कंपनी 10 रुपया मंगवा लिया और लोग 10 रुपया दे भी दिए। और नॉट फुल्ली पेड अप में फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन कंपनी अगर 8 रुपया मंगवाया है और लोग अगर 8 रुपया दे दिए, तो क्या हुआ, वो नॉट फुल्ली पेड अप कि फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ तक समझ में आया पूरा अच्छे से? ठीक है, अपने नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। हम रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं।